इस वीडियो में कवर करेंगे सेंट्रल बैंक्स। जहाँ पे हम सेंट्रल बैंक में जो होते हैं इंडिया में उसको हम किस नाम से जानते हैं, आरबीआई के नाम से। तो ये वीडियो का पार्ट थर्ड है। और वीडियो के पार्ट थर्ड में जो सेंट्रल बैंक्स कवर करेंगे उसका सारा जो सिलेबस है सेमेस्टर टू का सिलेबस क्लास टेंथ ICSC बोर्ड्स के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिया है। जितना भी सिलेबस आपके कोर्स में आ रहा है सेमेस्टर टू के, यहाँ पे इस वीडियो में ये सारा कोर्स हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो के पार्ट टू में हमने कॉमर्शियल बैंक कवर किया था और वीडियो के पार्ट वन में हमने मनी एंड बैंकिंग की डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस को कवर किया था। तो जिस अगर आप लोगों में किसी ने नहीं देखा है तो आप उसको वीडियो के पार्ट वन और पार्ट टू में देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है इसका डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं? सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द मॉनिटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इट रेगुलेट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। देखिए हमारी कंट्री में जितने भी बैंक्स होते हैं वो सारे जो गली में जो हमारे शहर में जो विलेज में कहीं पर भी होते हैं वो सारे होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक, जिसको हमने वीडियो के पार्ट टू में देखा था। तो कहीं नाम से कमर्शियल बैंक के जैसे HDFC बैंक, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, तो कई टाइप के बैंक्स होते हैं। इन बैंक को चलाने का सिस्टम भी होता है, यानी कि हमारे कंट्री में जितने भी एंटायर बैंकिंग सिस्टम है, जितने भी बैंक्स होते हैं उसको रेगुलेट करना, एक प्रॉपर तरीके से चलाने का काम कौन करता है? वो सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है। अपेक्स का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, यानी सबसे शिखर का। यानी जितने भी बैंक्स है वो सारे बैंक्स इसके अंडर में आते हैं आपके सेंट्रल बैंक। ऐसे आप समझ लीजिए कि सेंट्रल बैंक एक फादर की तरह है और जो कमर्शियल बैंक है वो उसके बच्चे हैं, एक चाइल्ड की तरह है। तो कमर्शियल बैंक जो है वो सारे चिल्ड्रंस के रूप में है और सेंट्रल बैंक उनके एक फादर है। तो यहाँ पे जितने भी बैंक्स होते हैं वो सारे किसके अंडर चलते हैं? आपके सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग। तो वही उसको मॉनेटरी और उसका स्ट्रक्चर बना के चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारे बैंक को वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक के कुछ पॉइंट्स भी देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे एग्जामिनेशंस के लिए। फर्स्टली, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन सेंट्रल बैंक। हर एक कंट्री का अपना खुद का एक सेंट्रल बैंक होता है और एक कंट्री में केवल एक ही सेंट्रल बैंक होता है। वो कंट्री के सारे अदर बैंक्स को कंट्रोल करता है अपने अंडर में। तो हर कंट्री का खुद का एक सेंट्रल बैंक होता है। वर्ल्ड में, पूरे मतलब वर्ल्ड में जो पहला सेंट्रल बैंक था वो क्या था? रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन, जो कि फर्स्ट सेंट्रल बैंक है द वर्ल्ड विच वाज सेटअप इन 1668 में जो सेटअप हुआ था स्वीडन का। के बाद दूसरा जो सेंट्रल बैंक आया था वो था बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि किस में कब बना था? आपका 1694 में। हमारे यहाँ जो इंडिया में सेंट्रल बैंक है, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक जो होता है वो एक ही होता है और अलग अलग नामों से होता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि स्वीडन में है वो नाम रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन के नाम से है, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है। हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है वो है RBI के नाम से, की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया आप याद रखेंगे, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, केवल इंडिया कंट्री के लिए है ये। RBI was set up on 1 अप्रैल 1935। ये 1935 को क्या हुआ था, मतलब सेटअप हुआ था। और जो कि इसका जो एक्ट था वो एक्ट कब लागू हुआ था? इसका जो एक्ट था वो आपका 1934 में लागू हुआ था। और इसको नेशनलाइज कब किया गया था? ये नेशनलाइज का मतलब इसको अपने इंडियन की नेशनलाइज की उपाधि कब मिली थी? 1 जनवरी 1949 को इसको आपको नेशनलाइज कर दिया गया। तो ये मेन पॉइंट है, आप इन मेन पॉइंटों को आप याद रख लीजिएगा, कोई भी इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड में सबसे पहला सेंट्रल बैंक किस नाम से था? तो वो रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन था। ठीक है। और इंडिया में किस नाम से सेंट्रल बैंक चलता है? वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब इसमें नेशनलाइज हुआ, कब इसको आपका सेटअप हुआ? तो ये सारा बात, बहुत सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक को डिफरेंस समझने के लिए टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेबल के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक में। तो सेंट्रल बैंक की ये अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, ये वही लिखी हुई है कि सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द मॉनेटरी एंड द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री।
इट रेगुलेट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। कमर्शियल बैंक भी हम पढ़ चुके थे पिछले टॉपिक्स में। तो कमर्शियल बैंक भी क्या होता है, इज अ बैंक विच डील इन मनी एंड क्रेडिट फॉर द पर्पस ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट। ये अपने खुद के प्रॉफिट के लिए मनी को क्रेडिट और उसको डिपॉजिट भी करवाता है। इट जस्ट ऑपरेट अंडर द गाइडलाइन ऑफ द सेंट्रल बैंक। ये किसके अंडर में चलता है पूरा, ये आपका सेंट्रल बैंक में। जितने भी कमर्शियल बैंक है उसको सारे रूल रेगुलेशन जो भी बनाता है उसके लिए कौन बनाता है, वो है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक की गाइडलाइन में ये अंडर रन होते हैं। सेकंड डिफरेंस है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रमोट सोशल वेलफेयर। ये केवल बैंक जो होता है आरबीआई, ये केवल एक कंट्री के सोशल वेलफेयर के लिए ही खोला गया है, मतलब समाज की भलाई के लिए ही ये बैंक बनाया गया है। जबकि कमर्शियल बैंक जो है उसका पर्पस है खुद का प्रॉफिट कमाना, यानी कि एसबीआई बैंक है वो अपने लिए प्रॉफिट के लिए, अर्निंग के लिए, प्रॉफिट जो भी है अर्निंग कर रहा है वो अपने प्रॉफिट के लिए। और ये जो बैंक है ये अपने प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा है बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए कर रहा है। थर्ड पॉइंट है, सेंट्रल बैंक इज अ गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल बैंक अपने आप में खुद एक गवर्नमेंट है, जबकि ये जो कमर्शियल बैंक है वो प्राइवेट भी हो सकते हैं और उसको गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। तो ये दोनों टाइप के बैंक्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इट डज नॉट हैव डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग। जो सेंट्रल बैंक होते हैं उससे पब्लिक डीलिंग नहीं होती। पब्लिक डीलिंग का मतलब हमारे खुद के अकाउंट जो होते हैं वो इन सेंट्रल बैंक में ओपन नहीं होते, जबकि कॉमर्शियल बैंक में हम डायरेक्टली डीलिंग करते हैं, यानी कि हम जो भी लेन देन करते हैं, क्रेडिट डिपॉजिट जो भी करते हैं, हम वो सिर्फ कॉमर्शियल बैंक में जाके कर सकते हैं। हम सेंट्रल बैंक में जाके कुछ भी नहीं कर सकते, सेंट्रल बैंक तक हमारा कोई लिंक नहीं होता पब्लिक का। देयर कैन बी ओनली वन सेंट्रल बैंक विद अ फ्यू ऑफिस इन इंडिया। देखिए कंट्री में होता तो एक ही सेंट्रल बैंक है पूरी कंट्री में, जैसे कि हमारी कंट्री में हो गया आरबीआई, लेकिन उसके ऑफिस कंट्री में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जबकि जो ये कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में बहुत सारे होते हैं, और इसके साथ साथ अबाउट यानी कि बाहर विदेशों में भी बाहर इनके बैंक्स होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस थे आपके सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स में। नेक्स्ट है, नीड फॉर अ सेंट्रल बैंक और रीजन फॉर सेटिंग अप द आरबीआई। देखिए क्या जरूरत है कि हमें सेंट्रल बैंक अपने इंडिया में बनाने की, जो कि आरबीआई के नाम से है। तो उसके लिए आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द व्हाई आर नेसेसरी सेंट्रल बैंक्स। तो द फॉलोइंग रीजन फॉर नीड द सेंट्रल बैंक्स आर, नंबर एक, सेंट्रल बैंक इज अ सेटअप टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द कंट्री। जो सेंट्रल बैंक होता है वो कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी, कि मार्केट में पैसा कब ज्यादा आना है कब कम आना है, और क्रेडिट का मतलब कब उसको उधार कितना लोन उसको प्रोवाइड करना है नहीं करना है कमर्शियल बैंक्स को। क्योंकि ये सारे इंस्ट्रक्शन कमर्शियल बैंक को देता है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई और क्रेडिट का वर्क होता है। तो ये उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो हर बैंक अपनी मनमानी करेगा, तो हर बैंक एक ही इंटरेस्ट से लोन ना देके अपने हिसाब से जो भी कुछ चाहेगा वो उसको कर लेगा, तो उसको फ्रीडम मिल जाएगी। तो यहाँ पे उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, यहाँ पे सेंट्रल बैंक। सेकंड, एवरी सेंट्रल बैंक इज सेटअप ऑफ द कंट्रोल एंटायर बैंकिंग सिस्टम। वो सारी बैंकिंग सिस्टम को क्या करके चलता है, कंट्रोल करके चलता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है किसके लिए, सेंट्रल बैंक की। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो देर आर मैनी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। फर्स्ट है आपका बैंक ऑफ नोट ऑफ इशू, को मोनोपोली ऑफ नोट इशू भी कहते हैं। दूसरा है एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। ये आपके वैसे दो ही फंक्शंस नहीं है, फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो केवल ये ही दो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फंक्शंस कवर करना है। तो और यहाँ पे हम कवर नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट आप पढ़ेंगे, फर्स्ट है पहला कि बैंक ऑफ नोट इशू। ये क्या होता है, द सेंट्रल बैंक हैज सोल मोनोपोली मोनोपोली टू इशू करेंसी नोट। मोनोपोली का मतलब होता है जो सिंगल व्यक्ति यानी कि सिंगल ऑनर हो उस चीज का, उसे मोनोपोली कहते हैं। तो सेंट्रल बैंक खुद अपने आप में एक ऐसा अकेला बैंक है जो करेंसी नोट को इशू करता है। इट मीन हमारे कंट्री में जो नोट प्रिंट होते हैं वो सारे नोट आरबीआई ही प्रिंट करता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री में आरबीआई के नाम से है। तो वो उसके अलावा कोई अदर दूसरा बैंक उसको नोट को करेंसी को इश्यू नहीं कर सकता।
दैट इज वाई इट इज कॉल्ड बैंक ऑफ इशू, इसलिए इसे बैंक ऑफ इशू भी कहा जाता है। तो पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, वाई आर सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड बैंक ऑफ इशू, तो द रीजन इज दैट इट इज इशू करेंसी नोट, other bank do not issue the करेंसी। तो कॉमर्शियल बैंक, अब ये भी क्वेश्चन आएगा आपका, कॉमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू करेंसी नोट, कॉमर्शियल बैंक क्यों नहीं कर सकता करेंसी को इशू, मतलब क्यों उसको प्रिंट नहीं कर सकता, ये काम सेंट्रल बैंक को ही क्यों दिया गया है, तो ये पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे, फॉलोइंग आर द मेन रीजन फॉर गिविंग द मोनोपोली राइट ऑफ नोट इशू ऑफ द टू द सेंट्रल बैंक। फर्स्ट, इसका मतलब कॉमर्शियल बैंक जो है वो करेंसी को इशू इसलिए नहीं करेगा, नंबर एक, इट ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन द नोट सर्कुलेशन। देखिए अगर हर बैंक नोट बनाने लग जाए, कॉमर्शियल की बात कर रहे हैं जैसे कि एसबीआई, पंजाब, तो सब बैंक अपने अपने अलग अलग कलर के नोट्स बनाएंगे, अपनी अपनी पेपर्स उनके अलग होंगे, तो आप करेंसी को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, और उसमें कोई भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। अब जो सेंट्रल बैंक नोट इशू करते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये नोट बिल्कुल सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया गया है। अगर ये अदर बैंक्स उसको प्रिंट करेंगे तो सारे बैंक्स क्या हो जाएंगे, के नोट्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट काइंड्स के हो जाएंगे, तो वो सिमिलर नहीं रहेंगे। जैसे कि बच्चों के स्कूल्स में जो ड्रेस होती है वो आपकी यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म का मतलब सिमिलर होती है। अगर बच्चों को कह दिया जाए कि आपकी ड्रेस को यूनिफॉर्म में नहीं आना है, तो बच्चे अपने हिसाब से कपड़े पहन के, ड्रेसेस पहन के आएंगे, तो वो एक ही, ऐसा नहीं लगेगा कि वो किसी एक ही स्कूल के बच्चे हैं। तो इसी तरह से पूरे कंट्री में अगर आपको रुपये को आइडेंटिफाई करना है तो वो यूनिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। यूनिफॉर्म तभी हो सकता है जब उसको केवल एक ही बैंक्स उसको मतलब जारी करता है, जो कि आपका सेंट्रल बैंक है, तो इसलिए यहाँ पे कमर्शियल बैंक नहीं कर सकता। सेकेंड रीजन है, इट इज ईजियर टू कंट्रोल मनी सप्लाई व्हेन देयर इज अ सिंगल एजेंसी ऑफ नोट इशू। अब देखिए यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है हमारी कंट्री की, वो डिपेंड करती है मनी सप्लाई पे, तो मनी सप्लाई पे कंट्रोल भी वही करेगा जो उसको प्रिंट करेगा। अगर सब प्रिंट करने लग जाएंगे तो मनी सप्लाई जो होगी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम। इट कीप्स द पब्लिक फेथ इन द पेपर करेंसी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आरबीआई के नोट्स को जानते हैं, अगर आप देखेंगे आपके हर एक जो भी आपके पास नोट हो, चाहे वो किसी भी उसका हो, 10 का हो, 20 रुपीज़ का हो, 100 रुपीज़ का हो, तो आप उसमें एक बात देखेंगे सबके ऊपर क्या लिखा होता है, सबके ऊपर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया वो क्या है, सेंट्रल बैंक का नाम लिखा है उन्होंने, आरबीआई का। तो आप समझ जाएंगे कि ये जो नोट है, जो करेंसी है हमारे इंडिया की, वो बिल्कुल ओरिजिनल है। तो पब्लिक का जो विश्वास होता है वो पेपर करेंसी पे भी बनता है। अब अगर ये सभी अदर कॉमर्शियल बैंक को परमिशन दे दिया है कि आप भाई आप भी अपने अपने नोट छाप सकते हैं, तो अब हमें आइडेंटिफाई करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कौन सा नोट हमारे लिए ओरिजिनल है और कौन सा वो ओरिजिनल नहीं है, तो हमें बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि एक ही व्यक्ति नोट छाप रहा है तो हमें उस पर विश्वास हो गया, और हम समझ जाएंगे ये सेंट्रल बैंक का नोट है, क्योंकि उस पर सब कुछ प्रिंट होगा। तो पब्लिक का विश्वास बनाने के लिए भी केवल एक ही बैंक नोट को इशू करती है। इट हेल्प इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। इसके द्वारा हमारी कंट्री की जो करेंसी होती है उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू को भी यहाँ पे एक एस्टेब्लिश करने का रोल करती है। तो ये सारे पॉइंट ऑफ बताते हैं आपके कि कॉमर्शियल बैंक को हम करेंसी इशू करने की परमिशन नहीं दे सकते, जो कि काम केवल किसका है, आपका सेंट्रल बैंक का। सेकंड ये हमने पढ़ा था बैंक ऑफ नोट इशू। अब यहाँ पे हम सेकंड इसका फंक्शन पढ़ रहे हैं सेंट्रल बैंक का, एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। देखिए रिसोर्ट का मतलब होता है रास्ता, रिसोर्ट मीन्स रास्ता, रास्ते का मतलब यहाँ पे क्या है, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज द बैंकर्स टू द बैंक्स एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिटोर। मतलब जितने भी जो बैंक्स होते हैं उन सबको ये लेंडर मतलब उधार देने का काम करता है, और ये उनके लिए आखिरी लास्ट रिसोर्ट है, मतलब आखिरी रास्ता है। कैसे, इट वर्क एज इन केस, सपोज कि किसी कंडीशन में द कमर्शियल बैंक फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर सोर्स। मान लीजिए कि कोई भी कमर्शियल बैंक है वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, और उसने अपने सारे सोर्स लगा डाले हैं कि उनके पास वो रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल की पूरी नहीं हो रही है,
तो वो क्या करेंगे, वो जाएंगे कहाँ पर, सेंट्रल बैंक जाएंगे, अप्रोच द सेंट्रल बैंक। तो वो उनका आखिरी रास्ता होगा जहां से उनको उधार और एडवांस यानी कि लोन और एडवांस पैसा मिल सकता है। तो जो जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, अभी आप आगे भी पढ़ेंगे, कमर्शियल बैंक में जो हम पैसा जमा करते हैं उसका कुछ पार्ट आपका वो जो है आरबीआई में भी जमा होता है। तो वहीं से उनको कमर्शियल बैंक को वहीं से क्या मिलता है, वो लोन और एडवांस भी मिलता है अगर उनके पास कोई कंडीशन ऐसे आती है कि कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं बचता है, इट मीन्स वो फेल हो जाता है अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में, तो वहां पे वो जाके लोन ले सकता है, किससे, सेंट्रल बैंक से। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सेंट्रल बैंक क्या काम कर रहा है आपका, ये कि ये कमर्शियल बैंक को आपको सेव करके भी चल रहा है। तो इट सेव बैंक, इट इट सेव बैंक्स फ्रॉम पॉसिबल फेलियर एंड बैंकिंग सिस्टम फ्रॉम अ पॉसिबल ब्रेकडाउन। अगर कोई भी कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें कमर्शियल बैंक फेल हो जाता है तो उसको ये बचा भी लेता है। तो इस तरह से ये एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का वर्क करता है। मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड मनी सप्लाई। मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल सप्लाई को हम एक टेबल के रूप में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेथड ऑफ कंट्रोल करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड और दूसरा होता है क्वालिटेटिव मेथड, जिसको हम सेलेक्टिव मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो जहाँ पे जो क्वांटिटेटिव मेथड है उसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है बैंक रेट पॉलिसी, दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको शॉर्ट में आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं OMO के नाम से। तीसरा है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, इसके भी दो पार्ट बना दिए गए। लीगल रिजर्व के दो पार्ट कौन से, कैश रिजर्व रेशियो, तो शॉर्टकट में पढ़ेंगे CRR। और तीसरा इसका दूसरा पार्ट है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेटरी लिक्विड रेशियो क्या को इसकी शॉर्ट फॉर्म है SLR। तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स को। तो पहले हम यहाँ पे क्वांटिटिव के सारे टॉपिक करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्वालिटेटिव मेथड के सारे टॉपिक करेंगे। तो अभी इसको हम यहाँ पे आप लिख दिया मैंने, आप इसको भी कंटिन्यू आगे करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले क्वांटिटिव मेथड्स पे। तो क्वांटिटिव मेथड होते क्या है जो कि क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। These methods influence the total volume of credit without differentiating between essential and non-essential use of credit। मतलब यहाँ पे ये जो मेथड होता है आपका क्वांटिटेटिव मेथड, इसमें जो भी आपके लिए जरूरत मतलब जरूरी है या जरूरी नहीं है क्रेडिट करना, लोन देना, इस बात पे ये ध्यान नहीं दिया जाता है। तो दीज मेथड आर मोस्टली इनडायरेक्ट एंड इम्पर्सनल हो जाते हैं ये वाले। तो इसके क्वांटिटेटिव मेथड में कौन कौन से आते हैं ये भी हमने टेबल से भी देखा था, फिर भी मैं एक बार और लिख के बता देता हूँ। पहला है बैंक रेट पॉलिसी, दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसको हम OMO के नाम से जानेंगे, तीसरा है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स और जिसके दो पार्ट है कैश रिजर्व रेशियो जिसको CRR कहेंगे, और तीसरा है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसको बोलेंगे SLR। तो ये शॉर्टकट फॉर्म भी आपसे पूछी जाएगी। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे फिर से चारों टॉपिक लिख दिए क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने रहेंगे तो आपको बहुत समझने में आसानी होगी। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आता है हमारा बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी क्या होता है हमारा, तो देखिए बैंक रेट पॉलिसी में पहले आप समझिए बैंक रेट क्या होता है। देखिए द बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक विद इंटरेस्ट। देखिए सेंट्रल बैंक, अब आप समझिए क्या कहानी है, हम अपना पैसा जमा करते हैं कहाँ जाके, कमर्शियल बैंक में, ठीक है। कमर्शियल बैंक हमें क्या देता है, इंटरेस्ट वगैरह देता है। अब कमर्शियल बैंक के भी अकाउंट्स होते हैं, वो अकाउंट सब किसके पास होते हैं, वो होते हैं सेंट्रल बैंक के पास। तो कमर्शियल बैंक भी अपना जो डिपॉजिट होता है वो कहाँ पे जमा करता है, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक भी क्या करता है, उसी को भी यहाँ पे लैंड उधार देता है, यानी कि सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक को एक इंटरेस्ट के साथ, विद इंटरेस्ट के साथ, मतलब एक इंटरेस्ट लेता है तो उसके साथ वो उसको क्या करता है, लैंड करता है मनी को। तो वो एक रेट पे लैंड करता है, उसी को हम बोलते हैं द बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब है जिस रेट पे कमर्शियल जो होता है, सॉरी जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है और उस पर वो जितना भी इंटरेस्ट लगा के देता है वो कहलाता है आपका बैंक रेट। चेंज इन बैंक रेट अफेक्टेड द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी।
जो भी बैंक का रेट चेंज होता है उससे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है हमारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे इंक्रीज इन बैंक रेट। अगर बैंक रेट आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, अगर बैंक रेट अगर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, मान लीजिए कि बैंक रेट का मतलब सेंट्रल बैंक ने अपने बैंक रेट बढ़ा दिए, यानी कि कमर्शियल को जब पैसा देगा उधार पे, तो इंक्रीज रेट अगर कर देता है, तो कमर्शियल बैंक के जो कस्टमर्स हम होते हैं, तो कमर्शियल बैंक के जो हम कस्टमर होते हैं, तो उनको भी पैसा जो मिलेगा वो हाई रेट पे मिलेगा, तो वो भी अपने कस्टमर को ज़्यादा उस पर मतलब प्रोवाइड कराएगा। तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि जब हम कस्टमर जो होंगे, जब किसी अपने मतलब कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे और उनसे मनी को लैंड करेंगे, तो वो हमें हाई रेट पे हमें प्रोवाइड करेगा, तो हम क्या करेंगे, उस हाई रेट पे उससे पैसा लेना क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जब भी आवश्यकता होगी तो ही लेंगे, अदरवाइज हम लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो आप जानते हैं लोन भी हम बैंक से तब लेते हैं जब वो हमें मतलब चीपर रेट पे प्रोवाइड करते हैं। अगर वो हायर रेट पे प्रोवाइड करेंगे तो हम उनसे कम लोन लेंगे। अगर हम उनसे कम से कम लोन लेंगे तो मार्केट में पैसा भी कम से कम आएगा, यानी हमारे पास पैसा आने का मतलब होता है मार्केट, यानी कि मनी सप्लाई भी कम होगी। तो आप देखिए डायरेक्टली क्या इफेक्ट पड़ा, अगर सेंट्रल बैंक ने रेट बढ़ा दिए बैंक रेट के, तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पार्ट है आपका इंक्रीज इन द बैंक रेट। अगर बैंक रेट इंक्रीज हो जाते हैं तो कमर्शियल बैंक को भी महंगा लोन पड़ेगा, जो किससे लेता है, वो सेंट्रल बैंक से। और फिर सेंट्रल बैंक आगे कमर्शियल बैंक आगे कस्टमर को लोन देगा तो वो भी हाई रेट पे देगा, और जब हाई रेट पे देगा तो हम उससे ज़्यादा तरीके से लोन नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह से मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इस तरह से इसका इफेक्ट पड़ेगा। और ये कंडीशन कब होती है, जब आपका इन्फ्लेशन होता है। देखिए इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो इस तरह से जब रेट हाई हो जाते हैं इंटरेस्ट के, तो यहाँ पे महंगाई होना शुरू हो जाती है, मार्केट में पैसा बहुत कम होगा फिर। तो इसको डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं। डूरिंग इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक रेसेस इट बैंक रेट। जब इन्फ्लेशन का टाइम होता है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपने बैंक रेट को क्या कर देता है, रेस बढ़ा देता है। एज अ रिजल्ट कॉमर्शियल बैंक टू रेज द रेट, इसके इसके हिसाब से कॉमर्शियल बैंक भी क्या करता है, बैंक रेट को बढ़ा देता है। एंड विच द लैंड टू देयर कस्टमर, जिन और उन कस्टमरों को जिनको कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है, तो उसको भी मतलब यहाँ पे रेट हाई रेट पे मिलता है। इससे क्या होता है, कोई भी बिजनेसमैन या अदर जो भी लोन लेने वाला है, वो उसका रिजल्ट क्या होगा, अब वो लोन लेना कम कर देगा, क्योंकि यहाँ पे उसको रेट ज़्यादा देना पड़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रिजल्ट क्या होगा, आपका जो क्रेडिट है, जो उधार है जो आपका, और मनी सप्लाई है, वो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मार्केट में कम हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये इन्फ्लेशन में काम करता है। सेकंड, अगर डिक्रीज कब करता है बैंक रेट, डिक्रीज कब करेगा, देखिए जब डिक्रीज करेगा जब डिफ्लेक्शन का टाइम होगा, यानी महंगाई जब कम होगी, तब उस टाइम बैंक रेट क्या होता है, सेंट्रल क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अब देखिए बैंक रेट जैसे डिक्रीज हुए तो कमर्शियल को भी लोन सस्ता मिला सेंट्रल बैंक से, तो उसने अपने कस्टमर को भी बिल्कुल सस्ता लोन दे दिया, तो उस पर भी डिक्रीज यानी कम रेट पे दे दिया। कम रेट पे अगर हमें लोन मिलेगा तो हम जल्दी जल्दी लोन लेंगे, अपने घर बनवाएंगे, कार खरीदेंगे, जो भी पर्पस हमारा सॉल्व है उसके लिए हम बैंक जाएंगे, और सस्ते लोन पे हम आसानी से वो पैसा हमारे पास आ जाएगा। पैसा हमारे पास आने का मतलब मनी सप्लाई होना, तो मार्केट में मनी सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि इंक्रीज हो जाएगी। सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है, अगर बैंक रेट यहाँ पे क्या कर दिए जाते हैं सेंट्रल बैंक के द्वारा, डिक्रीज। तो ये आपको मोटे तौर पे बात याद रखनी है कि अगर बैंक रेट इंक्रीज होती है तो मनी सप्लाई डिक्रीज होती है, और बैंक रेट अगर डिक्रीज होते हैं तो मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। तो इसको भी डेफिनेशन से देख लेते हैं। ड्यूरिंग डिफ्लेशन सेंट्रल बैंक रिड्यूस इट्स बैंक रेट, एज अ रिजल्ट कमर्शियल बैंक टू चीपर द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच दे लैंड देयर कस्टमर। तो अगर डिफ्लेक्शन होगा तो सेंट्रल बैंक कम रेट करेगा, उसके अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक भी अपने कस्टमर को सस्ता लोन प्रोवाइड करेगा। इससे कि कस्टमर यानी कि जो उसके बिजनेसमैन या अदर लोग उधार लेने वाले हैं, वो उनको एक
क्रेडिट वो इंकरेज होंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो मार्केट में उनके पास पैसा आएगा, जिससे कि क्रेडिट और मनी सप्लाई क्या होगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे ये डिक्रीज इन बैंक का रेट वर्क करेगा। तो यहाँ पे बैंक रेट के अकॉर्डिंग उन्होंने, मतलब जो सेंट्रल बैंक का काम है वो क्या कर रहा है, उसको सेंट्रल बैंक यानी कि हमारे कंट्री में आरबीआई है, वो क्या कर रहा है, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। तो महंगाई के टाइम पे वो रेट क्या कर देता है, इंक्रीज हो जाती है, और जब महंगाई नहीं होती तो रेट क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा पहला, बैंक रेट पॉलिसी। अब सेकंड आते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशन। दूसरा पॉइंट आते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं OMO। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, पूछी जाएगी 1 नंबर में आपसे। इट रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको शॉर्ट में NSC कहते हैं, बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम पब्लिक टू द कमर्शियल बैंक और डायरेक्ट पब्लिक। देखिए क्या मतलब है इसका, सबसे पहले आप समझिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे कि आपने देखा होगा कि हम NSC वगैरह ले लेते हैं, NSC 500 की ले ली, 1000 की ले ली, 5 लाख की ले ली, तो ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं। जब हम NSC लेते हैं तो हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता है और उससे हमारी इनकम बढ़ती है। और ये NSC जो होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, यानी कि ये फ्रॉड नहीं हो सकते, ये बिल्कुल गवर्नमेंट के अंडर में ही चलते हैं। तो जो कि हम जहाँ पे NSC लेते हैं वो जाके हम लेते हैं कमर्शियल बैंक से, और कमर्शियल बैंक किससे लेता है, वो जाके सेंट्रल बैंक से। तो हमारे लिए यहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या करता है, NSC को, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, NSC नहीं बहुत सारी अदर भी होती है, मैंने तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिख दिया है। तो यहाँ पे NSC जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसको सेंट्रल बैंक खरीद भी सकता है, और यहाँ पे और उसको सेलिंग मतलब बेच भी सकता है। कब, जब आपका डिफ्लेक्शन क्या नाम कहते हैं आपका, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का टाइम होगा। इन्फ्लेशन देखिए एक चीज बता दो, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कब आता है। देखिए अभी मान लीजिए कि कंट्री में हमारे वार छिड़ जाए, युद्ध हो जाए, तो युद्ध हो जाएगा, तो युद्ध होने में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करेगी। इट मीन्स कि वो मार्केट में पैसा जाने नहीं देगी। पैसा जाएगा नहीं तो इसका मतलब उनके पास पैसा ज्यादा रहेगा, तो जिसके कारण वो युद्ध में अपने, यानी कि जितने भी लोग हैं सैनिक, उनको सैलरी देगी, उनके हथियार देगी, ताकि वो युद्ध को लड़ सके। तो युद्ध के टाइम पे ये सब इन्फ्लेशन बहुत जल्दी से इंक्रीज हो जाता है, तो उस समय गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल बैंक अपना रोल पे करने लगेगी। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दो टाइम होता है, और जब नॉर्मल टाइम चल रहा होता है तो उसे डिफ्लेशन बोलते हैं। तो देखिए अगर आपका इन्फ्लेशन का टाइम है, महंगाई का दौर चल रहा है, तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज थी वो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, उसको बेच देगा। अब देखिए बेचने से क्या हुआ, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको बेची, उसने कमर्शियल बैंक को बेची। अगर कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज बेची तो कमर्शियल बैंक इसको क्या देगा, मनी देगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं प्रॉपर तरीके से। देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर सेल करता है किसको, कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक जब जब इसको बेचेगा तो कमर्शियल बैंक इसको मनी देगा बदले में, कि इसने बेचा है तो बदले में पैसा देगा। जब ये सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक पैसा दे देगा तो उसके पास जो भी कैश इकट्ठा होगा वो कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब लेस हो जाएगा तो ये अपने कस्टमर को पैसा प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, तो इसके आगे के जो कस्टमर्स होंगे यानी कि हम पब्लिक जो होती है वो इससे लोन नहीं ले पाएगी, तो लोन कम से कम मिलेगा। लोन कम से कम मिलेगा तो हमारे पास पैसा भी कम से कम पहुंचेगा, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। तो देखिए आप इन्फ्लेशन में क्या हो गया, इसने कंट्रोल कर लिया, मार्केट में पैसा पहुंचने नहीं दिया। उसने जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी वो सारे उसने बेचना शुरू कर दी। तो बेचना जब शुरू करी तो उसके पास पैसा इकट्ठा होने लगेगा, और वो सारा पैसा कमर्शियल बैंक से ट्रांसफर होकर सेंट्रल बैंक में आ जाएगा। तो कमर्शियल बैंक में बहुत कम पैसा रह जाएगा जो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाएगा, पब्लिक तक नहीं पहुंचेगा तो मनी सप्लाई यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इन्फ्लेशन के टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या करती है, जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसको सेल कर देती है, ताकि मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो ये सेल ऑफ सिक्योरिटीज आपके तभी होगी जब इन्फ्लेशन होगा। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द सेंट्रल बैंक स्टार्ट सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द मार्केट। जब मार्केट में वो सेलिंग करेगी तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट
द कैश रिसोर्स, जो कैश इकट्ठा होगा किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास, आर रिड्यूस, वो कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो वो जो क्रेडिट होंगे वो कम से कम दे पाएंगे, लेस क्रेडिट कर पाएंगे, या मनी सप्लाई उनकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से इन्फ्लेशन के टाइम पे यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक ने अपना मतलब यहाँ पे वर्क करा। अब देखिए दूसरा वर्क, कब परचेस कब करेगी, परचेस तब करेगी जब आपका टाइम क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन कब होगा, जब हमारे यहाँ नॉर्मल मतलब वर्क चल रहा होगा, इट मीन कोई भी महामारी, कोई युद्ध वगैरह कोई ऐसी चीज नहीं चल रही है, तो उस केस में क्या होगा, डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो गवर्नमेंट उस केस में क्या करेगी, खरीदेगी। अब गवर्नमेंट अगर खरीदेगी तो खरीदने के बाद वो कमर्शियल बैंक को मनी देगी। कमर्शियल बैंक को मनी देगी तो कमर्शियल के पास जो कैश होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेगा। जब इसके पास पैसा आएगा तो ये अपने कस्टमर्स को क्या पैसा लोन के रूप में प्रोवाइड कराएगी, तो वो उनको क्रेडिट मिलने लगेगा। और जब हमारे पास यानी पब्लिक के पास पैसा आएगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इंक्रीज हो जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ से कि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ पे बेची गई तो मनी सप्लाई क्या हो गई, यहाँ पे इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से ये परचेस करेगा कब, जब ड्यूरिंग चल रहा होगा डिफ्लेक्शन। अब सेल कब करेगा, जब ये इन्फ्लेशन का टाइम होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी मैंने इसको लिख रखा है, ड्यूरिंग डिफ्लेक्शन द सेंट्रल बैंक स्टार्ट परचेसिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द मार्केट। एज द रिजल्ट द केस ऑफ रिसोर्सेज ऑफ कमर्शियल बैंक आर इंक्रीज एंड दे गिव मोर क्रेडिट। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या देंगे, क्रेडिट देंगे, और जिससे कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, मार्केट में एक्सपेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये ओपन मार्केट ऑपरेशन वर्क करता है, जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को जो भी होती है वो बेचा और खरीदा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बेचने का काम रिफ्लेक्शन में होगा, ओ सॉरी इन्फ्लेशन में होगा, और जब परचेज करेगी तो उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे हमने दो इसके देख लिए, एक तो पहला देखा था बैंक रेट ऑफ पॉलिसी, यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट को। इसमें दो पार्ट पढ़ेंगे, कैश रिजर्व रेशियो। तो देखिए पहले हम यहाँ पे आते हैं कैश रिजर्व रेशियो पे। तो पहला हम यहाँ पे पार्ट पढ़ रहे हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो देखिए कैश रिजर्व रेशियो को सबसे पहले आप शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे। कैश रिजर्व रेशियो की शॉर्टकट फॉर्म होगी CRR। तो CRR बहुत पूछा जाएगा आपसे, तो आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इट रेफर टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट टू बी द कैप बाय द कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। मतलब CRR होता क्या है, CRR में क्या होता है कि कमर्शियल बैंक को अपना कुछ परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज डिपॉजिट रखे रहना पड़ता है, किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। देखिए मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज कि कमर्शियल बैंक है कोई SBI, उस पर मान लो 50 करोड़, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 50 करोड़ या 50 लाख जो भी है, 50 करोड़ हमने यहाँ पे ले लिए, 50 करोड़ ले लिए। मान लीजिए कि कमर्शियल बैंक है SBI, ठीक है, उसके पास कितने रुपए इस समय इकट्ठे हैं, 50 करोड़ इकट्ठे हैं। तो वही सेंट्रल बैंक ये कहता है, उसका जो CRR है यानी कि कंट्रोल कैश रिजर्व रेशियो, ये कहता है कि आप 50 करोड़ अगर आपके पास है तो आप 50 करोड़ अपने पास नहीं रख सकते, आपको इसका कुछ मिनिमम परसेंट डिपॉजिट कराना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के पास, इट मीन्स RBI के पास। तो ये जितनी भी रिक्वायरमेंट, ये डिपेंड करता है, CRR डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक की कितना आपको डिपॉजिट कराना है। तो अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे मान लेते हैं कि यहाँ पे उसने यहाँ पे 20 करोड़ रुपए यहाँ पे इसने क्या कर लिए, डिपॉजिट करा लिए सेंट्रल बैंक के पास। अब इसके पास खुद के पास कितने बचे, 30 करोड़ रुपीज। तो ये 30 करोड़ ही कस्टमर को लोन के या अदर रूप में, इन्वेस्ट के रूप में प्रोवाइड करा पाएगा, जिससे कि मनी सप्लाई इसके पास कम हो गई। पहले मनी सप्लाई पूरी तरह से 50 थी, लेकिन अब इसने यहाँ पे सेंट्रल बैंक ने CRR लगा दिया, तो CRR के कारण उसको कुछ मिनिमम कैश कहाँ डिपॉजिट करना पड़ा, सेंट्रल बैंक के पास। तो मार्केट में पैसा पहुंचेगा ही नहीं, तो इससे मार्केट में पैसा पैसा नहीं पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन में आपका मनी सप्लाई को कम करना पड़ता है, तो वो काम कौन कर रहा है यहाँ पे, सेंट्रल बैंक। किसके द्वारा कर रहा है वो, CRR, इट मीन्स कैश रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो के द्वारा। तो इसको भी हम देखते हैं, जैसे अब मान लीजिए CRR इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो इंक्रीज केस पढ़ते हैं इन CRR का। तो इंक्रीज में CRR अगर इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज होने पे CRR अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक को ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट किसको करना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक को करना पड़ेगा। तो सेंट्रल बैंक को जब डिपॉजिट करेगा तो उसके पास जो खुद का डिपॉजिट होगा वो बहुत कम हो जाएगा। जब उसके पास डिपॉजिट कम हो जाएगा तो कस्टमर को लोन वगैरह नहीं दे पाएगा,
उनको क्रेडिट नहीं कर पाएगा तो वो कम हो जाएगा, और मनी सप्लाई भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट इफेक्ट देखेंगे, अगर CRR इंक्रीज होता है तो मनी सप्लाई क्या होती है आपकी, डिक्रीज हो जाती है। तो ये किस टाइम होता है, ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। तो उसको प्रॉपर तरीके से मैं लिख के भी बता देता हूँ। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस इन CRR, then reserve commercial bank are reduced and they give less credit and more supply is to be reduced। तो ये आपने देखा इंक्रीज इन CRR। अब आते हैं डिक्रीज इन CRR। अगर वो डिक्रीज कर देता है, इसका मतलब वो कहता है कि चलो CRR डिक्रीज है तो कमर्शियल बैंक को अब ज्यादा से ज्यादा पैसा उसके पास नहीं रखना पड़ेगा। अब अपने पास उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा, तो उसके पास खुद का डिपॉजिट अगर ज्यादा है तो वो कस्टमर को भी ज्यादा से ज्यादा देगा, तो उनको भी लोन ज्यादा मिलेगा और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी आपकी, जैसी CRR डिक्रीज हुआ। तो ड्यूरिंग डिफ्लेशन सेंट्रल बैंक डिक्रीज इन CRR, दे रिजर्व द कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक का जो रिजर्व होगा, वो कैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे तो मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी आपकी, एक्सपेंडेड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो ने वर्क करा मनी को कंट्रोल करने के लिए, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। अब आते हैं हम देखिए हमने ये भी पढ़ लिया, यहाँ पे ओपन भी हो चुका कैश। अब आपका आता है यहाँ पे स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SLR। ये क्या होता है, इट रेफर टू द मिनिमम परसेंट डिपॉजिट टू बी कैप द कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देम सेल्फ। मतलब इसके अकॉर्डिंग ये भी कहते हैं कि एक देखिए एक पैसा था कि जो कमर्शियल बैंक ने कुछ पैसा अपना किसके पास डिपॉजिट कराया, वो कराया था सेंट्रल बैंक के पास, तो उसको हम बोलते हैं CRR। लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है वो ये कहती है कि आपको हमारे पास तो जमा करना ही करना है कुछ जो भी CRR है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने पास भी कुछ डिपॉजिट रखना जरूरी है। उस डिपॉजिट को आप कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते। तो वो जो डिपॉजिट आप अपने पास रखेंगे उसको हम बोलेंगे स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। मतलब कमर्शियल बैंक के पास जैसे मान लीजिए 50 करोड़ रुपए है, मान लीजिए किसी कमर्शियल बैंक को, फिर से एग्जांपल ले लेते हैं SBI का ही, मैं बार बार एक ही तरह का एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज इसके पास 50 करोड़ है। अब देखिए मान लीजिए कि इसने कम भाई सेंट्रल बैंक ने कहा कि इसका कुछ मिनिमम परसेंट हमें हमारे पास रखना है, तो सेंट्रल बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक हो गया आपका RBI। तो RBI के पास मान लीजिए कि ये 20 करोड़ रखा। उसके बाद ये फिर अभी भी RBI संतुष्ट नहीं होता, वो कहता है कि अभी भी 50 करोड़ आप मार्केट में नहीं लगा सकते। ओ सॉरी, अब आपके पास कितना बचा, 30 करोड़, क्योंकि 20 करोड़ तो यहाँ पे आपका RBI के पास आ गया। अब ये 30 करोड़ भी आप मार्केट में नहीं लगा सकते, मतलब अपने कस्टमरों में इन्वेस्टमेंट या लोन के नहीं दे सकते। आपको इसका भी कुछ मिनिमम परसेंट अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि कोई भी अगर आपत्ति, कोई भी एकदम से सडनली कोई बात हो जाए तो उसको पैसा मार्केट में कैसा मतलब कैसे आ पाएगा। तो इसके लिए वो कहता है कि आप भी अपने पास कुछ जरूरत होगी। मान लीजिए कि इसने कहा कि आपको अपने पास एग्जाम्पल के तौर पे 10 करोड़ रखने हैं, तो ये बैंक अपने पास 10 करोड़ डिपॉजिट रख के चलेगा। अब मार्केट में देने के लिए कितने बचे आपके पास, 20 करोड़। तो 50 से 20 करोड़ बचे, जिसमें कि उसने RBI यानी कि सेंट्रल बैंक पे भी रखवाया और अपने पास भी रखा। सेंट्रल बैंक में रखवाने को बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, और अपने पास रखवाने को बोलते हैं स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि SLR। तो इस तरह से मार्केट में सप्लाई सा बहुत कम पहुंचा, अगर SLR क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इसको एक हम डायग्राम से भी समझ लेंगे। अगर इंक्रीज इन SLR होगा, अगर SLR बढ़ेगा तो आप देखेंगे SLR बढ़ने का मतलब है कि कहा जाएगा भाई कमर्शियल बैंक से कि आप अपने पास ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट रख के चलिए, आप मार्केट में उसका यूज मत करिए, क्योंकि SLR आपका बढ़ गया है। तो मार्केट में डिपॉजिट, अगर अपने पास डिपॉजिट ज्यादा रखेगा तो लोन भी वो कस्टमर्स को कम से कम दे पाएगा। तो जब कम से कम लोन पहुंचेगा तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा नहीं, तो उनको भी क्रेडिट कम हो पाएगा और मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये किस टाइम होगा, ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। तो देखिए जैसे ही इन्फ्लेशन का टाइम आया तो सेंट्रल बैंक ने क्या कहा कमर्शियल बैंक के लिए कि आप मतलब SLR को बढ़ा दिए। तो SLR बढ़ने का मतलब हो गया कमर्शियल बैंक से कहना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट अपने पास रख के चलना है। तो रिजर्व जो होता है जितना भी कमर्शियल बैंक के पास, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखना पड़ेगा।
तो जब अपने पास ज़्यादा रखेंगे तो वो लोगों को क्रेडिट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेस क्रेडिट हो जाएगा और मनी सप्लाई भी हमारी कम से कम हो पाएगी। तो इस तरह से इसका इफेक्ट पड़ा। अब डिक्रीज इन सी आर आर, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, सी आर आर नहीं है ये, यहाँ पे एस एल आर है, तो आप जरा सा इग्नोर कर दिएगा, ये थोड़ा लिखना रह गया, ये सी आर आर ना हो के हम अभी किसका केस कर रहे हैं, एस एल आर का पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एस एल आर अगर डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज करने का मतलब है कि सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक से इनडायरेक्ट कहा कि आपको अब ज़्यादा पैसा अपने पास नहीं रखना, आप चाहे तो आप मार्केट में दे सकते हैं। इसका मतलब हो गया एस एल आर कम से कम करना। ठीक है, तो एस एल आर जब कम होगा तो डिपॉजिट ज़्यादा होगा, और डिपॉजिट ज़्यादा होगा तो कस्टमर को भी ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इस तरह से मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी आपकी। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक डिक्रीज इन एसएलआर, जब एसएलआर डिक्रीज होगा तो रिजर्व जो होगा कमर्शियल बैंक का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में दे पाएंगे, यानी क्रेडिट ज़्यादा मिल जाएगा और मनी सप्लाई भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे पूरा क्वांटिटेटिव मेथड्स को पढ़ लिया है और उसके सारे पार्ट्स को पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वालिटेटिव, जिसको हम सेलेक्टिव मेथड कहते हैं। तो एक बार मैं रिमाइंड कराने के लिए फिर से टेबल वापस ले आता हूँ। हम देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल दो टाइप के थे, क्वांटिटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड। तो क्वांटिटिव मेथड के ये सारे पार्ट अभी हमने इसी वीडियो में कवर कर लिए। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, क्वालिटेटिव मेथड ऑफ सेलेक्टिव मेथड को। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये क्वालिटेटिव मेथड होते क्या है। द मेथड यूज बाय द आरबीआई, आरबीआई किसे बोल रहे हैं, सेंट्रल बैंक, क्योंकि हमारे इंडिया की ये हमारे सेंट्रल बैंक तो हर एक कंट्री में होता है, लेकिन हमारे कंट्री में क्या है, आरबीआई है। वो रेगुलेट करती है फ्लो ऑफ द क्रेडिट को इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन द इकोनॉमी, आर कॉल्ड सेलेक्टिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। देखिए एक स्पेशल तरीके से, अभी हमने कंट्रोलिंग पढ़ा था क्वांटिटेटिव, इसमें कोई ये नहीं था कि कब कोई भी पर्टिकुलर तरीके से इस पर कंट्रोल नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब भी मार्केट में कंट्रोल करेंगे मतलब क्रेडिट को, तो उसके लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन दी जाती है। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन ही सेलेक्टिव मेथड्स को बताती है। तो अगर हम इसके पार्ट्स को यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं तो उसको समझ लेंगे तो ये डेफिनेशन और भी आसान हो जाएगी। तो ये जो मेथड है इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, यहाँ पे भी आपकी ये मेथड लिखे है और इसको मैं एक बार यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ यही वाले मेथड्स को। तो पहला मेथड क्या आपका, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। दूसरा आपका रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। तीसरा है क्रेडिट, क्रेडिट आपका यहाँ पे क्रेडिट रेजनिंग राइजनिंग, और चौथा है आपका मोरल सुसेशन। तो ये चार प्रकार के आपके यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो देखिए ये चारों टाइप को मैंने एक बार फिर से ऊपर लिख दिया है ये, ताकि आपके स्क्रीन पे रहेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो पहला पढ़ते हैं हम, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट क्या होता है, अंडर दिस मेथड द क्रेडिट गिवन टू द ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स इज कंट्रोल्ड। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, लाइक मोटर कार, हाउसेस आर परचेज अंडर द हायर परचेज सिस्टम एंड पेमेंट इज मेड इंस्टॉलमेंट। देखिए जो भी हम छोटे ड्यूरेबल कस्टमर्स होते हैं, जब कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो एक इंस्टॉलमेंट के रूप में पेमेंट देते हैं। कोई हमारे यहाँ पे क्या कहलाती है, हायर परचेज सिस्टम। तो इन द इन्फ्लेशन के टाइम पे कंज्यूमर को क्रेडिट क्या होगा, कम मिलेगा, और इन द टाइम ऑफ डिफ्लेक्शन क्रेडिट क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंडेड हो जाएगा। दूसरा आपका रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे मार्जिन क्या चीज़ है। मार्जिन का मतलब पहले हम समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम बैंक के पास जाते हैं, कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं और हम कहते हैं हमें भाई आपको हमें 2 लाख का लोन चाहिए, 2 लाख का जो लोन, चलिए इसको मैं एक अदर एग्जाम्पल समझा देता हूँ। सपोज कि हम कोई एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बाइक खरीदना चाहते हैं। तो आज की डेट में बाइक 90,000 की आती है, तो हम कहते हैं कि चलो बैंक से हम 50,000 रुपये उधार ले लेते हैं। तो मान लिया हम बैंक के पास गए तो 50,000 का हमने कहा बैंक से, भाई हमें लोन चाहिए। तो बैंक हमें 50,000 का लोन ऐसे नहीं देगा, वो कहेगा इसके बदले आप कोई चीज़ रखवाइए। तो बैंक ये कहता है कि भाई 50,000 की से ज़्यादा वैल्यू की चीज़ आपको आपको सिक्योरिटी के तौर पर रखवानी है। तो सपोज आपने गोल्ड जो था आपके पास आपने रखवा दिया,
उस गोल्ड की कीमत सपोज एग्जाम के तौर पर 60,000 रुपीज थी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपने क्रेडिट उधार लिया, यहाँ पे लोन लिया बैंक से, वो 50,000 का हुआ, बदले में बैंक ने आपसे कितने रुपए का मतलब मटेरियल लगवाया एज अ गोल्ड या अदर सिक्योरिटी, वो 60,000 की। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है, 10,000 का है। तो ये 10,000 क्या कहलाएगा, इसका मार्जिन कहलाएगा, मार्जिन। तो जितने का हम लोन लेते हैं उससे ज्यादा की कीमत का हमें वहां पे क्या रखना पड़ता है, अपना कोई भी सिक्योरिटी के तौर पे मकान रखे, चाहे कार रखे, चाहे अदर कोई भी चीज रखे, तो उसने ज्यादा सिक्योरिटी की चीज हमें रखनी पड़ती है। तो उसका जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन गारंटेड, जो लोन हमने लिया वो, और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, बदले में जो चीज हमने बैंक में रखवाई है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में क्या होता है, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ा दिया जाता है तो लोन क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, लोन कम मिलेगा तो मनी सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। और ड्यूरिंग द डिफ्लेक्शन के टाइम पे लोन क्या हो जाए, मार्जिन अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो लोन क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से मनी सप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इस तरह से यहाँ पे वर्क करेगा। तीसरा आता है क्रेडिट रेशनिंग। इसमें देखिए यहाँ पे क्रेडिट का मतलब होता है लोन, और राइजनिंग मीन्स है यहाँ पे लिमिट या फिक्स ऑफ द कोटा, मतलब लिमिट को उधार देने का एक फिक्स कोटा होता है। क्रेडिट राइजनिंग इज अ सिचुएशन वेयर द बैंक लिमिट द सप्लाई ऑफ लोन टू स्पेसिफिक सेक्टर, मतलब यहाँ पे सेंट्रल बैंक कहती है कमर्शियल बैंक से कि आपको यहाँ पे क्या करना है, लिमिट लगानी है। एक राइजनिंग लगा दी उन्होंने, क्रेडिट राइजनिंग, जिसके अकॉर्डिंग आपको जो लोन है स्पेसिफिक सेक्टर, यानी अलग अलग सेक्टर होते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, उसमें आपको एक फिक्स अमाउंट तक की लिमिट का ही लोन देना है। जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल बैंक ने कहा कि एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में आपको 5 लाख से ज़्यादा का मतलब लोन नहीं देना है, तो आप उस केस में क्या होगा कि कमर्शियल बैंक 5 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं दे सकता। अगर एग्रीकल्चर का कोई भी व्यक्ति कमर्शियल बैंक के पास जाता, कहता है मुझे 8 लाख का लोन चाहिए, तो वो उसको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसको परमिशन कितने देने की है, 5 लाख की। तो ये कहलाएगा आपका क्रेडिट राइजनिंग। तो इस तरह से ये क्रेडिट राइजनिंग जो होती है वो क्या है, अगर इन्फ्लेशन होगा तो यहाँ पे अगर लिमिट लग जाती है, लिमिट का मतलब ही यहाँ पे क्या है, राइजनिंग, यानी कि क्रेडिट राइजनिंग यानी कि अप्लाई हो जाती है, तो उस केस में लोन यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम लोन दिया जाएगा, और उससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। और ड्यूरिंग द डिफ्लेशन में क्या हो जाएगा भाई, अगर ये लिमिट रिमूव कर दी जाती है, हटा दी जाती है, तो अब चाहे कोई भी एग्रीकल्चर 7 लाख का लोन चाहिए, 10 लाख का चाहिए, 15 लाख का चाहिए, तो उसको आसानी से मिल जाएगा, तो जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिमिट लगी हुई है, तो यहाँ पे एक जितनी भी लिमिट की बांध रखी होगी उतना ही लोन प्रोवाइड आएगा, उससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। तो पैसा मार्केट में नहीं जाएगा, तो मनी सप्लाई यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मनी सप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस केस में इंक्रीज हो जाएगी, जब आपका टाइम कौन सा होगा, डिफ्लेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे अब लिमिट को रिमूव कर दिया गया, कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं लगाई गई है। तो इट मे टेक द फॉलोइंग टू फॉर्म, ये दो तरीके से काम करता है। सेंट्रल बैंक में फिक्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन, जो मैक्सिमम अमाउंट लोन देने की कंडीशन होता है वो फिक्स कर सकता है कमर्शियल बैंक को। दूसरा, सेंट्रल बैंक में फिक्स द रेशियो ऑफ लोन एंड एडवांसेस ऑफ कमर्शियल बैंक टू इट टोटल डिपॉजिट। तो ये हमारे तीन हो गए। अब यहाँ पे जो है ये बचा हुआ मोरल सुसेशन, मोरल सुसेशन को देख लेते हैं। सुसेशन जो है, अंडर दिस द कमर्शियल बैंक आर एडवाइज बाय सेंट्रल बैंक टू फॉलो डायरेक्टिव, मतलब अब यहाँ पे देखिए सेंट्रल बैंक कुछ मोरल एडवाइस भी देता है कि भाई आप हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे, हम जैसा कहेंगे आपको वैसा चलना है। अगर आप हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, जो भी डायरेक्टिव यानी कि जो भी एडवाइस देता है आपको वो फॉलो करनी है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो हम आपको अपनी तरह से यहाँ से आरबीआई से हटा दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पे हमारे रूल्स रेगुलेशन को मानना है। तो इस तरह से वो एक मोरल तरीके से, एक तरह से शिक्षा भी दे रहा है उसको कि हम जैसा कहे आप उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। तो कोई भी मेंबर, जो बैंक मेंबर कौन होते हैं यहाँ पे, कमर्शियल बैंक के जो मेंबर होते हैं, वो इनकी बात को इग्नोर नहीं कर सकते।
तो यानी कि यहाँ पे सारे को उनको फॉलो करना पड़ेगा, किसको, कमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक की बातें, एडवाइस जो दी गई है, जो भी कुछ बात है वो उसको कंसिडर मतलब करनी पड़ेगी। तो आपका यहाँ पे ये सेंट्रल बैंक का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है पूरा इस वीडियो में। और आगे के वीडियो के पार्ट 4 में हम कवर करेंगे यहाँ पे इन्फ्लेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और कुछ भी अगर थोड़ी सी वीडियो में जैसे कहीं समझ में नहीं आता है तो आप उसको मुझे लिख सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको अदर तरीके से दूसरी वीडियो में बना के भी समझा सकूँगा। चलिए आज तक के लिए, यहीं तक के लिए अभी रोक लेते हैं इस वीडियो को। और आप आगे के इन्फ्लेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में आप देखेंगे। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने अदर्स फ्रेंडों में या स्टूडेंट्स में आप इसको शेयर करिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो उनको भी इस वीडियो के द्वारा हेल्प मिल पाएगी। थैंक यू वेरी मच।